नमस्कार साथियों। आज फिर नई क्लास के साथ। और पिछली क्लास में हमने देखा था कि संविधान सभा के बाद हमारी प्रस्तावना की जो पूरी रचना थी, प्रस्तावना के विभिन्न जो प्रावधान थे, प्रस्तावना के महत्व, प्रस्तावना में जो विभिन्न पक्ष शामिल थे उनको कहाँ से कैसे लिया गया था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की मुख्य मुख्य कौन सी विशेषताएं हैं। प्रत्येक देश का अपना जो संविधान होता है, वो संविधान उस देश की सामाजिक जो राजनीतिक संरचना होती है उसके आधार पर कार्य करता है। तो हमारे संविधान का भी जो निर्माण किया गया है, उस संविधान के निर्माण में भी कई देशों से हमने विभिन्न प्रकार की है वो सामग्री को लिया और उनका समावेश भारतीय संविधान में किया। और संविधान में समावेश करते हुए हमने दुनिया का जो एक सर्वश्रेष्ठ संविधान है, उस संविधान को यहाँ पर ग्रहण किया। तो भारतीय संविधान जैसे अपने आप में एक अनूठा और अद्वितीय प्रलेख है। और विश्व के विभिन्न संविधानों का अध्ययन करते हुए जो प्रावधान भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त थे, उन प्रावधानों को भारतीय संविधान में हमने शामिल किया है। तो हम इनकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे कि ऐसी संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो हमारे संविधान को विश्व में एक अद्वितीय जो आधार है, उस आधार को प्रदान करती है, उसको किस प्रकार से एक अनूठा और अद्वितीय प्रलेख के रूप में सामने लाती है। तो हम देखेंगे कि हमारे संविधान में जो हमारी सामाजिक और राजनीतिक संरचना है, उसमें समायोजन की भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो हम देखते हैं, जो इसको एक अलौकिक संविधान के रूप में वो आधार प्रदान करती है, एक अलग पहचान है वो प्रदान करती है। भारतीय संविधान अनेक दृष्टियों से एक अनूठा एवं अद्वितीय प्रलेख है। यह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि गतिशील सामाजिक और राजनीतिक संरचना का आधार है। एक गतिशील राजनीतिक समाज का आधार है और इसकी अपनी कुछ विशेषताएं जो इसको वैश्विक पहचान है वो अलग से प्रदान करती है। और इसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि इसमें सामाजिक कल्याण या लोकहित और व्यक्तिक जो अधिकार है, उन अधिकारों के बीच एक संतुलन की स्थापना है वो की गई है। लोकहित का भी प्रावधान है, सामाजिक कल्याण का भी प्रावधान है और हमारे संविधान में व्यक्तिगत अधिकारों का भी प्रावधान किया गया है। और इन सब के बीच में एक बैलेंस रखा गया है, एक संतुलन रखा गया है, ताकि एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। और यह संविधान अपने नागरिकों के लिए, हमने प्रस्तावना में भी पढ़ा था कि न्याय है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की जो आदर्श है, जिन आदर्शों को हमारे राष्ट्रीय जो आंदोलन था स्वतंत्रता प्राप्ति का, उसमें संजोकर रखा गया था, उनको साकार करने का एक जो माध्यम है वो हमारा संविधान है। अब संविधान की जब हम विशेषताएं देखते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि विभिन्न स्रोतों से गृहीत संविधान है। ये संविधान के अनेक जो प्रावधान है, उन प्रावधानों को हमने विश्व के अन्य संविधानों से अर्जित किया है। इससे पहले हमने जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया देखी थी, तो हमने ये देखा था कि BN राव ने, जो हमारी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने 60 देशों के संविधानों के अध्ययन किया और अध्ययन करते हुए कुछ जो दृष्टांत थे, वो दृष्टांत हमारी संविधान सभा के सामने रखे थे। उनमें से जो दृष्टांत भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप थे, उन दृष्टांतों को हमने संविधान में स्थान दिया था। इसलिए कई बार यह कहा जाता है कि भारतीय जो संविधान है वो उदार का संविधान है, एक बैग ऑफ बोरोविंग है या बोरोविंग बैग है, एक उधार का थैला है।
ठीक है, जिसमें सारे प्रावधान हमने बाहर से लिए हैं। अब ये ऐसा क्यों कहा जाता है? ये ऐसा इसलिए कहा जाता है कि ये संज्ञा इस तथ्य से उपजी है कि संविधान निर्माताओं को विभिन्न विश्व के संविधानों के महत्वपूर्ण लक्षणों और प्रावधानों का गहन अध्ययन कर उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढालते हुए अपने संविधान में समाहित किया है। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो भी प्रावधान लिया गया है, उन प्रावधानों को, उन तथ्यों को हमारी परिस्थितियों के अनुसार हमने समाहित किया है। लेकिन ये केवल एक मात्र नकल मात्र नहीं थी, या केवल कि तथ्य उस देश के संविधान में है और हमने उसका हूबहू उसका अनुकरण कर दिया, ऐसा नहीं था। बल्कि दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ संवैधानिक जो मॉडल थे, उन मॉडलों को साधने के बाद एक विवेकपूर्ण और जानबूझकर किया गया चयन था। अर्थात जो मॉडल या जो तथ्य या जो प्रावधान हमने अन्य देश से लेकर हमारे संविधान में शामिल किए थे, उनके पीछे विवेक की दृष्टि थी। ठीक है, विवेक की दृष्टि थी, विवेक के आधार पर, पूरा औचित्य के आधार पर उनका हमने चयन किया और उसको शामिल किया। अब डॉक्टर अंबेडकर, जब ये कहा गया कि भारतीय जो संविधान है वो एक उधार का थैला है या उधार का संविधान है, तो अंबेडकर साहब ने है वो इसका जोरदार खंडन किया और ये कहा गया कि जो प्रावधान है वो कहीं से भी लिए गए हो, ये कोई साहित्यिक चोरी नहीं है और इसमें लज्जित होने का तो कोई कारण ही नहीं है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। बल्कि हमने इसलिए प्रावधान शामिल किए थे क्योंकि हम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है वो भारत के लिए बनाना चाहते थे। और आज दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत और सबसे सर्वश्रेष्ठ जो संविधान है वो भारत के पास है। उस संविधान में हमने प्रत्येक प्रावधान का स्पष्ट वर्णन किया है, प्रत्येक प्रावधान को स्पष्ट रूप से उसमें शामिल किया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस आलोचना का जोरदार खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि संविधान में प्रावधान कहीं से भी लिए गए हो, यह साहित्यिक चोरी नहीं है और इसमें लज्जित होने का कोई भी कारण है वो नहीं है। अब ऐसा क्यों था? यह दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि संविधान निर्माताओं ने भारतीय लोकतंत्र के लिए एक मजबूत समय सिद्ध ढांचा तैयार करने हेतु व्यवहारिकता को प्राथमिकता दी। अर्थात समयबद्ध तरीके से संविधान को निर्माण करने में हमने एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया था। किसी प्रकार का कोई भी रूढ़िवादी दृष्टिकोण है वो हमारी संविधान सभा ने नहीं अपनाया था। अब भारत शासन जो अधिनियम था, जो हमने 1935 पहले देखा था, जब हमने संवैधानिक विकास क्रम जब पढ़ा था, तो हमारे संविधान का अधिकांश जो भाग है वो भाग 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा से पहले यह भी कहा था कि अगर हम चाहते हैं तो भारत का जो शासन है वो नए संविधान की बजाय भारत शासन जो अधिनियम 1935 था उसके अनुरूप भी चला सकते थे, हमें नए संविधान की आवश्यकता भी नहीं थी। तो इस कथन में ये बात स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है कि भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक जो प्रभाव रहा है वो रहा है भारत शासन अधिनियम 1935 का। तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। यह अधिनियम भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। आधे से ज्यादा जो प्रावधान है वो प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम पर है वो आधारित है। 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में प्रारूप प्रस्तुत करते समय प्रारूप समिति के सभापति डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं स्वीकार किया था कि इस प्रारूप में 1935 के अधिनियम का ही एक बड़ा अंश रख दिया गया है। कई प्रावधान थे, हमारा पूरा का पूरा जो संघीय ढांचा था 1935 के एक्ट में जो संघीय योजना थी, उस संघीय योजना का बड़ा भाग हमारे इस नए संविधान में देखने को मिलता है जो 1935 के एक्ट में था।
ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का कार्यालय, लोक सेवा आयोग जो केंद्र में हमारे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है और राज्यों के अपने लोक सेवा आयोग है वो, तथा आपातकालीन उपबंध। देखो, आपातकालीन परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों का निलंबित होना, यह प्रावधान जर्मनी से लिया गया है, जबकि जो तीनों आपातकाल है जो हम अनुच्छेद 352, 356 और 360 में पढ़ते हैं, ये जो आपातकालीन जो प्रावधान है, ये आपातकालीन प्रावधान 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उस पर आधारित है। और प्रशासनिक विवरण जो भी हमने इसमें प्रशासनिक विवरण दिया गया है सारा का सारा, उस पर 1935 का जो एक्ट था, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था, वो उसका प्रभाव है वो दृष्टिगोचर होता है। उसके बाद देखिए, इसके अतिरिक्त संसदीय प्रक्रिया है, पार्लियामेंट्री प्रोसेस, जो हमारा फेडरल सिस्टम है, हमारा जो संघीय व्यवस्था है, जो हमारी परिस्थितियों के अनुरूप है। इसलिए कई विद्वान क्या कहते हैं, कई विद्वान ये कहते हैं कि भारत को हम संघीय राज्य नहीं कह सकते हैं, अधिक से अधिक हम भारत को अर्ध संघ कह सकते हैं। तो भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप जो संघीय ढांचा है, उस संघीय ढांचे को अपनाया गया है। आपात प्रबंधन, राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां जैसे क्या है, तो पहली है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, विधानसभा का अधिवेशन बुलाना या फिर विधानसभा को भंग करना, ये राज्यपाल की सारी स्वविवेकीय शक्तियां हैं। अधिवेशन बुलाना, विधानसभा को भंग करना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करनी, तो ये सारे के सारे प्रावधान 1935 के एक्ट में थे। 7वीं अनुसूची की तीनों सूचियां जो हम पढ़ते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ये भी 1935 के एक्ट में हमने देखा था। और उस समय जो संघीय न्यायालय था उसके भी कई जो प्रावधान है वो प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में शामिल किए गए हैं। तो इन प्रावधानों पर भी इस अधिनियम का स्पष्ट है वो प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए 1935 के अधिनियम के अधिकांश उपबंधों को स्वीकार किया गया है, जिसके कारण हमारा जो संविधान है उसका आकार काफी बढ़ गया है और जिसने इसकी विशालता में वो महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और संविधान के निर्माण में विभिन्न विदेशी संविधानों से भी महत्वपूर्ण प्रावधानों को ग्रहण किया है। यह संश्लेषण एक व्यापक और समृद्ध दस्तावेज के निर्माण में सहायक रहा है। अब अलग अलग देखेंगे हम कि किस एक्ट से या किस देश से कौन कौन से जो प्रावधान है वो प्रावधान लिए गए हैं। तो सबसे पहला आता है, हालांकि हमने ऊपर देख लिया कि 1935 के एक्ट से क्या क्या लिया गया है, तो हमारा जो संघीय तंत्र है, जो हमारा संघात्मक ढांचा है, संघीय तंत्र का अर्थ होता है कि संविधान के द्वारा शक्तियां शासन के दोनों स्तरों पर, यानी कि केंद्र स्तर पर और राज्यों के स्तर पर शक्तियों का विभाजन है वो कर दिया जाता है। तो संघीय ढांचे में जो सर्वोपरि होता है वो होता है संविधान। संविधान दोनों के मध्य शक्तियों का विभाजन करता है। राज्यपाल का कार्यालय, इसमें सारे कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल को कौन हटाएगा, राज्यपाल के पास क्या क्या शक्तियां हैं, उसकी स्वविवेकीय शक्तियां क्या है, ठीक है। तो पूरे के पूरे जो राज्यपाल से जुड़े, पद से जुड़े हुए जो भी कार्य है, जो भी भूमिकाएं हैं, वो 35 के एक्ट पर है वो आधारित है। हमारी जुडिशरी, पहले 1935 का जो ढांचा था उसमें संघीय न्यायालय था, हालांकि इसके ऊपर भी प्रिवी काउंसिल थी, लेकिन हमने कुछ नई विशेषताओं को जोड़ते हुए इसमें है वो उच्चतम न्यायालय को शामिल कर लिया है। तो उच्चतम न्यायालय, संघीय न्यायालय शब्द को नहीं अपनाकर हमने उच्चतम न्यायालय को शामिल किया है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, और जो आपातकालीन उपबंध है जो मैंने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में या राज्यों में राष्ट्रपति के संदर्भ में या वित्तीय विषयों से संबंधित है, या प्रशासनिक जो विवरण है उनको लेकर है, या संविधान के अनेक जो प्रावधान है, आधे से अधिक जो प्रावधान है वो प्रावधान 1935 के एक्ट पर आधारित है। इसलिए 1935 के एक्ट के अधिकांश प्रावधानों को शामिल करने के कारण
हमारा जो संविधान है उस संविधान का जो आकार है वो काफी है वो विस्तृत हो गया है। उसके बाद आता है ब्रिटेन का संविधान कि हमने ब्रिटिश संविधान से क्या लिया है। अब हम लंबे समय तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहे थे, तो ब्रिटेन की जो शासकीय संस्थाएं थी, जो प्रतिनिधिक संस्थाएं थी, उनसे हम लंबे समय तक संबंध रहने के कारण उनसे चिर परिचित हो गए थे। तो एक तरह से हमारे यहाँ की जो शासन प्रणाली है उस पर ब्रिटिश जो प्रभाव है वो अधिक है। तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ा वो था ब्रिटिश पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम का या संसदीय शासन प्रणाली, जो हमने ब्रिटेन से ली है। और उसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है। एक ये कि उसमें कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, पहली है नाम मात्र की और दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका। और दूसरी उसकी विशेषता यह है कि जो वास्तविक कार्यपालिका है उसका जो कार्यकाल होता है वो कार्यकाल अनिश्चित होता है। हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद यानी कि भारत सरकार का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल विस्तृत नहीं, निश्चित नहीं है बल्कि अनिश्चित है। जब तक लोकसभा में या निम्न सदन का बहुमत है तब तक वो अपने पद पर कार्य करते हैं। दूसरा है विधि का शासन। इसके तीन अर्थ है कि सभी व्यक्ति विधि के समान है, कोई व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है और कानून तक है वो सबकी समान पहुंच है, कानून सबके साथ समान व्यवहार करता है। और कोई व्यक्ति अगर विधि विरुद्ध कार्य करता है या विधि निषिद्ध कार्य करता है तो उस व्यक्ति को दंडित भी है वो किया जा सकता है। और पूरी की पूरी विधायी प्रक्रिया की संसदीय जो हमारी शासन प्रणाली की जो हमारी प्रतिनिधिक संस्थाएं हैं, संसद के सदन है या राज्यों में विधानमंडल के सदन है, तो उनकी कार्रवाई कब शुरू होती है, कैसे होती है, शपथ कैसे दिलाई जाती है, बिल कहाँ पेश किया जाता है, कैसे पास होता है, तो वो सारी की सारी जो एक लेजिस्लेचर जो प्रोसेस है या विधायी जो प्रक्रिया है वो हमने ब्रिटेन से ली है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली कि भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है उसको हम मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहते हैं कि मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, एक साथ तैरते हैं एक साथ डूबते हैं। परमाधिकार लेख जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 5 रिट जारी की जाती है, हैबियस कॉर्पस, उसमें परमाधिकार पर लेख है। हमारे यहाँ पे अनुच्छेद हम पढ़ते हैं 105 और 194। 105 में संसद के सदस्यों को और आर्टिकल 194 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं और द्विसदनीयता। और हमारे यहाँ पे जो हमारी पार्लियामेंट है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा या फिर हमारी जो राज्यों के स्तर पर जो हमारे विधानमंडल है उसमें विधान परिषद और विधानसभा, तो ये जो दो सदन है ये हमने ब्रिटेन से लिए हैं। उसके बाद आता है यूएसए। तो हमने प्रस्तावना में पढ़ लिया था कि प्रस्तावना के कुछ जो अंश है वो यूएसए के संविधान पर आधारित है। जैसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग, तो हमने यहाँ पर लिखा है हम भारत के लोग। जो हमारा भाग जो 3 है उस भाग 3 में मौलिक जो अधिकार है उसमें भी आप देखिए आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो मौलिक अधिकार सारे के सारे अमेरिकी संविधान पर आधारित है। जुडिशरी न्यायपालिका की स्वतंत्रता नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। वेतन में कटौती करना संभव नहीं है केवल आपातकाल को छोड़कर। न्यायाधीशों को उन्मुक्तियां प्रदान की गई है। न्यायाधीश अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकते हैं और उनको कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है, यानी कि एक कठिन प्रक्रिया महाभियोग की वही चलाकर उनको पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, अर्थात न्यायपालिका के द्वारा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के कार्यों की संविधान की कसौटी पर जांच करना न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। हमारे यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है, जो राज्यसभा का सभापति होता है, वो हमने अमेरिकी संविधान से लिया है। और सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया, ये सारी की सारी जो हमने ली है वो ली है यूएसए के संविधान से।
उसके बाद आता है आयरलैंड का संविधान, जो ब्रिटेन का जो पड़ोसी है। वहां पर उद्देशिका के जो प्रारंभिक और जो अंतिम शब्द है वो वहां से लिए गए हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि भाग 4 में और वो भी है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक, वो भाग जो हमारे यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने लिए हैं आयरलैंड के संविधान से। आगे हमारी जो क्लास होगी उसमें हम डिटेल से देखेंगे कि इनका क्या महत्व है, कौन कौन से जो नीति निर्देशक तत्व है वो शामिल किए गए हैं। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन कैसे होता है, उसके साथ ही राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है कैसे प्रारंभ होती है, कितने दिन पहले सूचना जरूरी है, कितना पारित होने के लिए समर्थन चाहिए, वो है। ये सारी की सारे जो प्रावधान है वो प्रावधान हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। उसके बाद आता है कनाडा का संविधान। कनाडा का जो संविधान है उसमें संघीय व्यवस्था का प्रावधान लिया गया है, लेकिन किसके साथ? एक पावरफुल केंद्र, एक शक्तिशाली केंद्र होना चाहिए। ऐसी संघीय व्यवस्था जिसमें राज्यों की तुलना में संघ को अधिक प्रावधान अधिक अधिकार दिए गए, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं को एक भूतकालिक अनुभव था। उन्होंने ये देखा कि जब जब हमारे यहाँ पर केंद्र कमजोर हुआ है तब तक देश की एकता और अखंडता पर हमला हुआ है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने ये काम किया कि हम संघीय शासन व्यवस्था स्वीकार करेंगे, लेकिन एक ऐसी संघीय व्यवस्था जहां केंद्र शक्तिशाली होगा। फिर अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। हमारे यहाँ पे जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र में है, कनाडा में भी केंद्र में है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करना। हालांकि 1935 के एक्ट में भी जो गवर्नर है वो गवर्नर जनरल के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय जो अनुच्छेद 143 या 143 के अंतर्गत है। तो ये सारे के सारे जो प्रावधान है ये प्रावधान हमने लिए हैं कनाडा के संविधान से। और हमारा जो संघ है वो संघ भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप है। हमने संघ की जो कुछ विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को भारतीय संघ की या भारतीय परिस्थितियां हैं, जो हमारा यहाँ का जो सामाजिक राजनीतिक और सांस्कृतिक ढांचा है उसके अनुरूप हमने डाला है। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और ये प्रावधान अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा संविधान का जो आर्टिकल है 254 वो भी यही बात कहता है। लेकिन अगर आपस में विरोधाभास है तो फिर केंद्र का कानून है वो मान्य होगा। दूसरा, व्यापार और वाणिज्य संबंधी जो प्रावधान है वो समागम की स्वतंत्रता, यानी कि इस व्यापार वाणिज्य समागम की जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। फिर आता है जर्मनी का वीमर संविधान, जिसमें मैंने पहले बताया कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगित होना। जैसे ही हम पढ़ते हैं कि अगर हम आर्टिकल 352 के तहत अगर आपातकाल की घोषणा होती है 352 के तहत, तो आर्टिकल 358 ये कहता है कि अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त स्वतंत्रताएं निलंबित हो जाती है। लेकिन अनुच्छेद 359 ये कहता है, अनुच्छेद 359 ये कहता है कि 359 कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो बाकी के जो मौलिक अधिकार है उनको भी निलंबित कर सकता है। तो सोवियत संघ या रूस का जो संविधान था उससे हमने लिया है मूल कर्तव्य, उनसे हमने मूल कर्तव्य लिए हैं। तो ये ध्यान रखना, मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान पर आधारित है, लेकिन आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबित होना या स्थगित होना ये जर्मनी का जो वीमर संविधान है उस पर आधारित है।
नेक्स्ट आता है जापान का संविधान, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जबकि ब्रिटेन में जो शब्दावली है वो शब्दावली है विधि की उचित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया, अर्थात विधि कैसी होगी, उसकी प्रक्रिया कैसी होगी, इस बात का निर्धारण है वो पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा, संसद बताएगी। लेकिन अपने यहां विधि की प्रक्रिया को पहले स्थापित कर दिया है और उसको फॉलो करना या उसका अनुसरण करना पार्लियामेंट का भी काम है। अगर पार्लियामेंट उसका अनुसरण नहीं करती है तो उसके कार्यों को अवैध घोषित है वो न्यायपालिका के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है लिखित तथा विशाल संविधान। हमारा जो संविधान है वो निर्मित है, लिखित है और काफी विशाल है। इसलिए आइवर जेनिंग्स कहते हैं, ये सदस्य हैं, वो कहते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक और विशाल संविधान है। हमने पहले ही पढ़ लिया। इसलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि इसके लिए क्या होगी, कानूनी अड़चनें होगी, कुछ तकनीकी दिक्कतें होगी। तो उन्होंने, आलोचकों ने ये कहा है कि ये तो वकीलों के लिए स्वर्ग है, मामले अदालत में ज्यादा जाएंगे, ठीक है, वहां पर अब अदालत में अगर जाएंगे तो वहां पर जो दलील है, जो तर्क है, वो बहस है, उसके लिए वकीलों की आवश्यकता होगी। इसलिए इस संविधान में अगर किसी के मजे हैं तो वो वकीलों के हैं। लेकिन ये आलोचना सही नहीं, हमने पहले भी देखा था। तो अब भारतीय जो संविधान है, हमने पहले भी देखा था, इतना विशाल क्यों है? इतना विशाल इसलिए है कि एक तो हमने 1935 का जो एक्ट था उसके ढेर सारे प्रावधान इसमें ले लिए। दूसरा, दुनिया के जो सर्वश्रेष्ठ संविधान थे उनके ऐसे प्रावधान जिनको भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढाला जा सकता है, उनको हमने शामिल किया। तीसरा, भारतीय जो समाज है वो बहुभाषाई है, बहुधार्मिक है, बहुजातीयता लिए हुए हैं, बहुसांस्कृतिक है। तो ऐसी स्थिति में समाज के सभी क्षेत्रों को, समाज के सभी वर्गों को साथ लेते हुए चलने के कारण हमारा जो संविधान है उस संविधान में इस बहुजातीय, बहुभाषाई, बहुसांस्कृतिक समाज से जुड़े हुए सभी के हितों को संरक्षित करने के लिए हमने प्रत्येक प्रावधान का स्पष्टीकरण है वो संविधान में दे दिया है। और भारत की कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि कुछ विषयों को आप विधायिका के या विधान मंडलों के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए हमने उन प्रावधानों को पहले ही संविधान में क्या कर दिया, स्पष्ट कर दिया, ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार के विवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। तो आप देखिए, संविधान की विशालता का प्रमुख कारण है जटिल और विविध परिस्थितियां हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में यह स्पष्ट किया कि भारत की परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी कि कई महत्वपूर्ण विषयों को केवल विधायिका के भरोसे है वो नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए इस संविधान का विस्तृत होना स्वाभाविक था। इसके अलावा भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिकांश उपबंधों को स्वीकार करने से भी संविधान का जो आकार है वो बढ़ गया और ये व्यापकता इसे विश्व के अन्य संविधानों की तुलना में और विशिष्ट है वो बनाती है। आगे चलते हैं। अब भारत के संविधान में आप देखिए, जब संविधान बना था तो उस समय 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियां थी और 10 भाग थे। 10 भाग थे, आज 22 भाग थे। 22 भाग थे, लेकिन आज आप देखिए संविधान में 395 आर्टिकल है, 12 अनुसूचियां है और 22 भाग है। 22 भाग है इसके। अब अपन अलग अलग देशों के संविधान को देखें तो हम देखेंगे कि अमेरिका का संविधान है उसमें मात्र और मात्र 7 अनुच्छेद है जो आपको दिख रहे हैं। कनाडा का जो संविधान है उसमें 147 अनुच्छेद है। ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है उसमें 128 अनुच्छेद है। दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है उसमें 253 अनुच्छेद है। और भारतीय संविधान में मूलतः 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। और आज देख लो 22 भाग है, 395 आर्टिकल है और 12 है वो अनुसूचियों के साथ साथ विश्व का सर्वाधिक व्यापक और विस्तृत है वो दस्तावेज भारतीय संविधान बना हुआ है।
वकीलों का स्वर्ग की आलोचना हालांकि नकारात्मक प्रतीत होती है, वास्तव में ये संविधान की गहनता और प्रत्येक प्रावधान को, प्रत्येक उपबंध को विस्तार से कवर करने के प्रयास को दर्शाती है, ताकि कानूनी अस्पष्टता कम हो सके और संविधान के कार्यान्वयन में कोई अगर विवाद हो तो वो विवाद की स्थिति है वो कम से कम हो। इसलिए हमारा जो संविधान है वो विश्व का व्यापक एवं बड़ा संविधान है। फिर आता है लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित है, अर्थात भारत में शासन की जो अंतिम शक्ति है वो जनता में निहित है। जनता ही इस बात का फैसला करती है कि उनके ऊपर कौन शासन करेगा, कौन नहीं करेगा। और पूरा का पूरा जो संविधान है वो भारतीय जनता के द्वारा निर्मित किया गया है और अंतिम शक्ति है वो जनता को दी गई है। सरकार की वेदता और सरकार की शक्ति का स्रोत जनता ही है। और हम जो न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, संसद, विधानमंडल देखते हैं, इनका काम है जनता की सेवा करना और इसी कारण है वो क्या है, अस्तित्व में है। कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। कठोर संविधान का अर्थ होता है कि ऐसा संविधान जिसमें कोई भी संशोधन करना हो उसके लिए जटिल और दुरूह प्रक्रिया होती है। और लचीला या जो नरम संविधान होता है जिसको फ्लेक्सिबल बोलते हैं, जो फ्लेक्सिबल संविधान होता है उसमें संशोधन है वो आराम से होता है। लेकिन भारत का जो संविधान है, हमने कई परिस्थितियों में हम ये देखते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में मध्यम मार्ग अपनाया गया है, मध्यम मार्ग है वो अपनाया गया है। इसलिए भारत का जो संविधान है वो दोनों का मिश्रण है। देखिए, संशोधन की प्रक्रिया दो प्रकार में विभक्त है, लचीला और कठोर। लचीला संविधान वह होता है जिसमें विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया के आधार पर भी संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, आधे से अधिक बहुमत मिला और संशोधन हो गया। जैसे ब्रिटेन के संविधान में संशोधन होता है तो ब्रिटेन का संविधान कैसा है, लचीला संविधान है। इसके विपरीत कठोर संविधान में संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है और वो है जैसे अमेरिकी संविधान। तो भारतीय संविधान इन दोनों का एक अनूठा मिला जुला रूप है। यह न तो अत्यधिक कठोर है और न अत्यधिक लचीला है। और हमारे यहाँ अनुच्छेद 368 में दो तरह के संशोधनों का प्रावधान किया गया है। पहला जो संशोधन है उसमें जो संशोधन होता है उसमें संसद में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों के बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। यानी कि 2/3 उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 प्लस 50 प्लस 1 यानी कि आधे से अधिक। अगर पार्लियामेंट के दोनों सदनों में इतना समर्थन मिलता है तो फिर है वो क्या संशोधन हो सकता है। दूसरा, अब ये हो गया, इसको बोलेंगे अपन संसद का विशेष बहुमत से संशोधन। सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 प्लस सदन के कुल सदस्यों का बहुमत आधे से अधिक, ये तो संसद का विशेष बहुमत है। तो दूसरे में क्या है, दूसरे में संसद का विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन के द्वारा संशोधन होगा। तो ये दूसरी प्रक्रिया में विशेष बहुमत भी चाहिए पार्लियामेंट का और आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन भी चाहिए। ठीक है, तो भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 368 में केवल राज्यों का उल्लेख होने के कारण इसमें दिल्ली, पुडुचेरी और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर संघ क्षेत्र की विधानसभाएं शामिल नहीं है, क्योंकि पूर्ण राज्य का दर्जा अभी दिल्ली तथा पुडुचेरी को नहीं दिया गया है और 2019 से जम्मू कश्मीर संघ क्षेत्र को भी जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, इसलिए वो राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधानों को आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से भी संशोधित किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि ये संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है वो नहीं आते हैं। यानी कि संविधान के वे प्रावधान जिनको केवल साधारण बहुमत या सामान्य बहुमत से अगर संशोधित किया जाता है
तो उन संशोधनों को हम 368 का भाग नहीं मानते हैं, और ये संविधान के एक लचीले पक्ष को अभिव्यक्त करती है। तो ये बहुस्तरीय संशोधन प्रक्रिया का संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जो ये सुनिश्चित करती है कि संविधान स्थिर और टिकाऊ बना रहे, साथ ही राष्ट्रीय और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार विकसित होने की क्षमता भी रखे। देखो, संविधान को समय समय पर संशोधित करना भी जरूरी है। अगर संशोधन नहीं होता है तो ऐसे संविधान में क्रांति की, ऐसे राजनीतिक व्यवस्था में क्रांति की संभावना अधिक रहती है। और अभी तक जो कुल 106 जो संविधान है वो हमारे संविधान में हो चुके हैं, और 106वां जो संविधान संशोधन है उसमें जो संसद यानी कि लोकसभा और जो राज्य विधानमंडल है, जो विधानसभाएं हैं, वहां पर महिलाओं के लिए 1/3 जो आरक्षण की है वो व्यवस्था की गई है, और वो संशोधन था 106वां संविधान संशोधन। आगे चलते हैं, हम देखते हैं एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। हमने पहले ही देखा कि भारतीय जो संविधान है वो भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप है, उसमें संघीय व्यवस्था है लेकिन वो एकात्मक झुकाव वाली है। उन संघीय विशेषताओं को हमने भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप डाला है। इसलिए अब देखो, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे देश के भूतकालिक अनुभवों को शामिल करते हुए एक शक्तिशाली केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था की स्थापना की है। तो अब अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, और यहां पर संघ के लिए हमने जो शब्द हमारे संविधान में जो प्रयोग में लिया गया है वो लिया है यूनियन। हमने फेडरल शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में नहीं किया है। यह प्रावधान भारत में संघीय शासन या सरकार की स्थापना करता है, और एक संघीय सरकार में शासन शक्ति को संविधान के द्वारा केंद्र और प्रादेशिक सरकारों में विभाजित कर दिया जाता है, तथा संविधान के संरक्षक के रूप में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की जाती है। यानी कि न्यायपालिका के द्वारा संविधान की व्याख्या के साथ साथ हमारे देश के संघात्मक ढांचे की रक्षा का भी जैसा है वो महत्वपूर्ण कार्य है वो किया जाता है। भारतीय संविधान में संघीय और एकात्मक दोनों शासन प्रणालियों के लक्षण मौजूद है। संघीय लक्षण क्या है? जैसे हमारे यहाँ पे हमारा लिखित संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता है, तो जहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था है वहां पर संविधान के द्वारा यानी कि लिखित संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन किया जाता है। वो लिखित संविधान होता है और उसमें संविधान सर्वोच्च होता है, न तो केंद्र सर्वोच्च है न राज्य सर्वोच्च है, बल्कि जो शक्तिशाली है वो है संविधान। तो इसलिए हमारे संघीय ढांचे में जो संघ व्यवस्था अपनाई गई है उसमें केंद्र शक्तिशाली है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है ताकि केंद्र और राज्यों के मध्य अगर किसी भी विषय को लेकर विवाद है उस विवाद का निष्पक्ष है वो समाधान किया जा सके। द्विसदनीयता है क्योंकि जो उच्च सदन है जैसे हमारे यहाँ पर राज्यसभा है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये सारी की सारी जो विशेषताएं हैं ये संघीय चरित्र को अभिव्यक्त करती है, और इसमें कई प्रकार के एकात्मक लक्षण भी है जो केंद्र को शक्तिशाली बनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर एकरी नागरिकता है। यूएसए में क्या है? यूएसए में व्यक्ति पहले राज्य का नागरिक है, उसके बाद है वो संघ का नागरिक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक है। ये नागरिकता संबंधी प्रावधान है। हमारे यहाँ पे एकरी न्यायपालिका है, ठीक है, राज्यों में उच्च न्यायालय है लेकिन सभी उच्च न्यायालयों के ऊपर है वो हमने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की है। लेकिन अमेरिका में क्या है? प्रत्येक राज्य के अपने सर्वोच्च न्यायालय है। अखिल भारतीय सेवाएं हैं जिनकी नियुक्ति और जिनका चयन सारा का सारा केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। जैसे ही राष्ट्रपति अपनी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करता है और आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते ही पूरा का पूरा जो संघीय ढांचा है वो एकात्मक स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है और सारी की सारी शक्तियां हैं वो शक्तियां केंद्र के पास चली जाती है। तो ये जो प्रावधान है चाहे वो एकीकृत न्यायपालिका हो
इकरी नागरिकता हो, अखिल भारतीय सेवाएं हो, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति हो, या केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति करना हो, ये सारी की सारी इस बात को इंगित करती है कि भारत में केंद्र है वो राज्यों की तुलना में शक्तिशाली है, या संघात्मक ढांचा है वो एकात्मकता की ओर झुका हुआ है। संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है और इसके बजाय अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ कहा गया है। इस वाक्यांश के 3 अर्थ है। पहला है कि भारतीय जो संघ है वो राज्यों के बीच वे किसी समझौते का परिणाम नहीं है। आज अमेरिका में 50 राज्य है। जब अमेरिकी संघ बना था उस समय 13 राज्य थे, तो सभी 13 राज्यों ने मिलकर आपस में समझौता किया, तब जाकर अमेरिकी संघ की स्थापना हुई। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। जैसे सोवियत संघ था तो उसके जो इकाइयों के जो राज्य थे उनका विघटन हुआ, वो अलग हो गए। लेकिन भारत में संघ है वो अविनाशी है, राज्य विनाशी है। भारतीय संघ के लिए एक से अधिक राज्यों का होना आवश्यक है। भारतीय संघ की यह प्रकृति है वो अविनाशी है, अर्थात संघ का कभी विनाश नहीं हो सकता है, राज्य का विनाश हो सकता है। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों के निर्माण का कार्य संघ के द्वारा किया जा सकता है। जिसमें राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान करते हैं। इसके बाद आता है, अब भारतीय संविधान को कई विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं इसकी संघीय प्रकृति को लेकर। आगे जब हम अपना संघीय ढांचा देखेंगे उसमें और अधिक विस्तृत रूप में देखेंगे। लेकिन एक विद्वान हुए जिनका नाम है कैसिवियर, वो ये कहते हैं कि भारत को पूर्णतया संघात्मक राज्य हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्थाएं तो नाम मात्र की है और मुख्य जो विशेषताएं हैं, यानी कि संघीय विशेषताएं वो नाम मात्र की है, ठीक है ना। और इसी कारण वो कहते हैं कि अधिक से अधिक हम भारत को अर्ध संघ कह सकते हैं। ये क्वासी फेडरल है, सेमी फेडरल स्टेट है, अर्ध संघात्मक राज्य है। मॉरिस जोन्स ये कहते हैं कि भारत तो सौदेबाजी का संघ है। भारत में राज्य अपने हितों की पूर्ति के लिए केंद्र के साथ बार्गेनिंग करते हैं, सौदेबाजी करते हैं। जबकि ग्रेनविल ऑस्टिन ये कहते हैं कि ये जो संघ है वो है सहकारी संघ है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का अर्थ है कि केंद्र और राज्य दोनों संविधान से शक्ति प्राप्त करते हैं और एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, इनमें विवाद नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये एक ऐसी व्यवस्था है, ये एक कोऑपरेटिव संघवाद है, सहकारी संघवाद है। जबकि आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि ये केंद्रोन्मुख संघवाद है, यानी कि ऐसा संघ जिसमें जो शक्तियां है वो शक्तियां केंद्र की ओर झुकी हुई है, केंद्र सर्वाधिक शक्तिशाली है। तो ये अलग अलग विद्वानों ने भारतीय जो संघ है उस संघ की प्रकृति को लेकर अपने जो विचार है वो व्यक्त किए हैं। अब आता है संसदीय व्यवस्था। हमने देखा कि हम लंबे समय तक ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के अधीन रहे थे, तो स्वाभाविक था कि ब्रिटेन की जो शासकीय संस्थाएं थी उनसे हम है वो पहले ही परिचित हो गए। और अक्सर ये देखा जाता है कि जो संसदीय शासन प्रणाली है वो एक ऐसे समाज में सब सर्वाधिक उपयुक्त है जो बहुभाषाई हो, बहुधार्मिक हो, बहुसांस्कृतिक हो। तो भारतीय जो संविधान निर्माता थे उन्होंने संसदीय स्वरूप को है वो अपनाया, जिसे हम उत्तरदायी सरकार कहते हैं, जिसका हम पढ़ते हैं कि सामूहिक उत्तरदायित्व है। सभी एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। तो इनका जो उत्तरदायित्व देखने को मिलता है वो हमें सामूहिक उत्तरदायित्व देखने को मिलता है।
और इसको दूसरा नाम मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्रणाली सरकार के वेस्ट मिनिस्टर मॉडल पर आधारित है। और इसमें क्या होता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मैंने पहले बताई थी कि जो विधायिका है और जो कार्यपालिका है उसके मध्य घनिष्ठ संबंध होता है, समन्वय और सहयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से ही किया जाता है और जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है वो शक्तियों के विभाजन पर आधारित है। पावर ऑफ सेपरेशन जो मॉन्टेस्क्यू ने सिद्धांत दिया था, अपनी जो किताब थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, उसमें मॉन्टेस्क्यू शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की बात करता है और मॉन्टेस्क्यू के इस सिद्धांत पर जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है वो आधारित है। भारतीय संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना करता है। हमारे यहाँ तो जो संसदीय शासन प्रणाली के दो स्तर है, एक है केंद्र और दूसरा है राज्य। अब भारत में संसदीय शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं? मैंने कहा कार्यपालिका दो प्रकार की है, एक है वास्तविक जो प्रधानमंत्री के अधीन होती है, एक है नाम मात्र जो राष्ट्रपति के अधीन है, दूसरा जिसके पास बहुमत है वो सरकार बनाता है, तीसरा विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही है, यानी कि उत्तरदायित्व है वो कैसा है? सामूहिक है। अगर एक मंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो संपूर्ण सरकार को है वो त्याग पत्र देना होता है। तो ये हमारी सरकार की विशेषता है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, अर्थात मंत्री जो होते हैं वो विधानमंडल के सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व पाया जाता है, ठीक है। निचले सदन का विघटन होता है जबकि जो ऊपरी सदन होता है वो स्थायी सदन होता है। हमारे यहाँ पर लोकसभा अगर नई सरकार बनने की स्थिति नहीं है तो राष्ट्रपति के द्वारा, अगर राज्य है तो राज्यपाल के द्वारा ऐसी सरकार को है वो कभी भी भंग किया जा सकता है। भंग करते हुए वहां पर विधायिका का विघटन भी किया जा सकता है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। देखो, संसदीय संप्रभुता का अर्थ है संसद शक्तिशाली है और ये ब्रिटेन की शासन प्रणाली की व्यवस्था है। एक ब्रिटेन के एक विद्वान हुए, उनका नाम है डी लोमे। डी लोमे ये कहते हैं कि ब्रिटेन में संसद इतनी शक्तिशाली है कि वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने की बजाय सारा का सारा काम कर सकती है। लेकिन अमेरिका में क्या है? अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है, न्यायपालिका वहां पर सर्वाधिक शक्तिशाली है। लेकिन भारत में क्या है? भारत में मध्यम मार्ग है और भारत में अपने अपने क्षेत्र में दोनों सर्वोच्च है। न तो न्यायपालिका अपनी सीमा का उल्लंघन करती है और न व्यवस्थापिका के द्वारा उल्लंघन किया जाता है। बिना मतलब के न्यायपालिका कार्यपालिका में हस्तक्षेप नहीं करती है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में। और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अगर अपनी शक्तियों में का अतिक्रमण करती है तो न्यायपालिका फिर उनको रोकने का काम करती है। तो एक तरह से हमारे यहाँ पर क्या है? हमारे यहाँ पर सीमित सरकार है। तो हमने क्या किया? हमने एक मध्य मार्ग अपनाया कि न तो शक्तियां संसद को ज्यादा दी और न न्यायपालिका को दी। इस संतुलन तंत्र का इस प्रकार से कार्य करता है। एक और भारतीय संविधान ने संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की है। हमारी पार्लियामेंट शक्तिशाली है, वो प्रस्तावना सहित किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। और दूसरा, अब संसद भी शक्तिशाली है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा शक्ति के द्वारा संसदीय कानून या कार्यपालिका के जो आदेश जो संविधान के विरुद्ध है असंवैधानिक घोषित कर न्यायिक सर्वोच्चता की स्थापना करता है। यह समन्वय इस बात पर भी निर्भर करता है कि भारतीय संविधान में न्याय की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने पहले देखा, और वो कहां से ली गई है? जापान से ली गई है। यानी कि भारत में कौन सी प्रक्रिया, कौन सा कार्य कैसा होगा संसदीय या विधानमंडल के संदर्भ में, उसकी प्रक्रिया हमने पहले तय कर दी है और उसका पालन करना शासन के प्रत्येक अंग का क्या है? कर्तव्य है। अब ये जो विधि की प्रक्रिया है इसका जो वर्णन है
वो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 21 में किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को प्राणों की स्वतंत्रता से वंचित एक विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है, और वो भी प्रक्रिया कैसी हो, वो रिजिपूर्ण हो, वो रिजुपूर्ण हो, वो विवेकपूर्ण हो, और वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित हो। केवल प्रक्रिया का पालन किया गया है ऐसा नहीं है, प्रक्रिया न्यायपूर्ण तरीके से होती हुई दिखनी भी चाहिए। तो ये सिद्धांत अमेरिका की विधि की न्यायोचित प्रक्रिया से भिन्न है। भारत में न्यायालय केवल यह जांच सकता है कि कोई कानून संवैधानिक प्रावधानों जैसे शक्तियों के वितरण या मूल अधिकारों का उल्लंघन करता तो नहीं है, और न कि वह कानून की नीति के औचित्य का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि उस कानून के नीति का क्या औचित्य, उसके आधार पर नहीं, उसके आधार पर देखा जाता है कि कहीं मौलिक अधिकारों से असंगत है या जो संवैधानिक जो प्रावधान है उनसे तो भिन्न नहीं है, उसको देखा जाता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत ने इस समन्वय को एक नया आयाम दिया है, और जिसने संसद की शक्ति पर अंतर्निहित सीमा लगाकर न्यायिक सर्वोच्चता को एक आधार प्रदान किया है। और यह सामंजस्य भारत की अद्वितीय विशेषता है। न्यायपालिका ने यह कहा कि संसद प्रस्तावना सहित संविधान के किसी भी भाग में 22 भाग में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा संशोधन नहीं करेगी जो मूलभूत ढांचे को नष्ट करता हो। अब मूलभूत अधिकार तथा कर्तव्य, तो भाग 3 में नागरिकों को 7 मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन संपत्ति के बाद अभी भी कितने अधिकार रह गए हैं? अभी भी जो मूल अधिकार रहे हैं वो 6 प्रकार के अधिकार रह गए हैं। ये जो प्रावधान है वो अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, और इनका उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, और ये जो अधिकार है वो न्याय योग्य है। अगर आपके मौलिक अधिकारों पर राज्य या किसी अन्य नागरिक के द्वारा अतिक्रमण किया जाता है तो आप उनको प्राप्त कराने के लिए न्यायपालिका की शरण भी है वो ले सकते हैं। उसके बाद आप देख लो वर्तमान में कौन कौन से मूल अधिकार है, वो आगे हम डिटेल देखेंगे। मौलिक अधिकारों में 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 29-30 संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो हमने आर्टिकल देखे, आगे हमारी जो संविधान की जो मौलिक अधिकारों की जो क्लास होगी उसमें हम इनको डिटेल से देखेंगे। उसके बाद आता है इसके अतिरिक्त 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में एक नया भाग 4 जोड़ा गया है, जिसमें 10 मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया था, और वर्तमान में जो मूल कर्तव्य है उनकी संख्या हो गई है 11, और ये जोड़ा गया था 26वें संशोधन के द्वारा, जिसमें एक और नया कर्तव्य है कि माता पिता अभिभावक के बच्चे जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष के बीच है, उनका ये कर्तव्य होगा कि उनको जो प्रारंभिक शिक्षा है वो प्रदान करने का उनको है वो अवसर दें। तो ये उनका एक कर्तव्य है, अभिभावक या जो भी माता पिता है, कि वो अपने बच्चों के लिए शिक्षा की क्या करे, व्यवस्था करें। तो ये 86वां संविधान जो संशोधन था 2003 में, उस समय ये प्रावधान है वो जोड़ा गया था। उसके बाद आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो भाग 4 में है, जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और उनका उद्देश्य है भारत में क्या करना, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसको भी हम आगे डिटेल से देखेंगे कि किन किन जो आयामों को लेकर नीति निर्देशक तत्व है उनकी रचना की गई है, और इनका एक ही उद्देश्य है कि भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। और ये जो सिद्धांत है वो समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ जो कसौटियां हैं वो हमारे सामने रखता है, कुछ आदर्श है उनका निर्धारण करता है। तो उनको हम 3 तरीकों में देख सकते हैं कि वो आदर्श सामाजिक व्यवस्था के रूप में है, गांधीवादी आदर्शों के रूप में है, और उदार और बौद्धिक व्यवस्था के रूप में यहाँ पे देखे जाते हैं। अब पंथ निरपेक्ष राज्य है,
राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। और 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें हमने ये देखा था कि संविधान की जो उद्देशिका या जो प्रस्तावना है उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। और भारतीय पंथ निरपेक्षता पश्चिमी देशों के धर्म और राज्य के पूर्ण पृथक्करण के मॉडल से भिन्न है। और हमारा पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि धर्म से राज्य का अलगाव नहीं है, बल्कि धार्मिक मामलों में राज्य सहिष्णु होता है। राज्य सभी धर्मों का सम्मान करता है। सर्व धर्म समभाव की नीति का जो पालन है वो राज्य के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर क्या करते हैं, यहां सभी राज्यों को, राज्य के द्वारा सभी धर्मों को सम्मान महत्व दिया जाता है। अब पंथ निरपेक्षता के कई लक्षण हैं, अलग अलग है। आर्टिकल हम देखते हैं 14, 15, 16, ठीक है। उसके बाद 25, 26, 27, 28, 44, तो अलग अलग प्रकार के आर्टिकल्स में वो अलग अलग इसके प्रावधान है। जैसे उद्देशिका है, प्रस्तावना ये कहती है कि सभी भारतीयों को आस्था, पूजा अर्चना व विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा है। अपन पढ़ते हैं प्रस्तावना, विचार अभिव्यक्ति, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। 14 ये कहता है प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाता है और कानून की जो है वो समान सुरक्षा सभी को प्रदान की जाएगी। 15 ये कहता है कि धर्म के आधार पर, धर्म पढ़ते हैं, धर्म, जाति, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव, तो उसमें धर्म भी एक पक्ष है। 16 ये कहता है कि सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 25 किसी भी व्यक्ति को अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म को मानने का, अपनाने का और पूजा अर्चना का अधिकार होगा, ये कहता है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 ये कहता है कि प्रत्येक धार्मिक समूह को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंध का अधिकार है, उसके मैनेजमेंट का अधिकार है। 27 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी भी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे पहले पुराने समय में जजिया लगता था, ठीक है, वैसा कर राज्य के द्वारा नहीं लगाया जाएगा। नए राज्य करों से प्राप्त आय का प्रयोग किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए या बढ़ावा देने के लिए करेगा। आर्टिकल जो 28 है वो कहता है कि किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे, न कोई धार्मिक है वो शिक्षा दी जाएगी। तो 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, यहां 29, यहां पर क्या है, यहां नागरिकों को धर्म के मामलों में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 29 ये कहता है कि नागरिकों को किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उनको संचालित करने का अधिकार देता है। और 1944 है उसको, वो ये कहता है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने का है वो प्रयास करेगा। स्वतंत्र न्यायपालिका है और संघीय ढांचे की या संघात्मक ढांचे की जो रक्षा है, उस रक्षा को रक्षा करने का जो दायित्व है वो दायित्व न्यायपालिका है। तो हमारे देश में जो हमारा संविधान है वो संविधान देश में एक संघीय शासन प्रणाली की स्थापना करता है और इसका एक लक्षण है कि हमारे यहाँ पर केंद्र और राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद है, उस विवाद का समाधान करने के लिए हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनको हटाना, उनका कार्यकाल और उनकी सेवा शर्तें निर्भर करती है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, हटाने में के लिए कठोर प्रक्रिया महाभियोग की है और सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो संघीय शासन व्यवस्था में जो न्यायपालिका है वो संविधान की संरक्षक होती है, उसकी रक्षा करती है और साथ में कोई अगर प्रावधान है, उन प्रावधानों की व्याख्या करना है, उनका निर्वचन करना है, तो ये काम है वो न्यायपालिका के द्वारा किया है। और संविधान की रक्षा के साथ साथ में न्यायपालिका के द्वारा देश के जो नागरिक है उन नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा का काम भी है वो न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, हमारे यहाँ पे देखिए आप, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है।
प्रत्येक वैक्स भारतीय को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार प्राप्त है। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति और एक वोट से है। और भारतीय संविधान में मतदान की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है, पहले 21 वर्ष थी, ठीक है। लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा, जिस समय राजीव गांधी सरकार थी, उस समय इसकी जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई है। और बिना किसी भेदभाव के महिला तथा पुरुष सभी को समान एवं मताधिकार प्रदान किया गया है। एकल नागरिकता है, मैंने कहा कि व्यक्ति केवल और केवल भारत का नागरिक है, यूएसए के तरह नहीं। यूएसए में क्या था, हमने देखा था कि व्यक्ति पहले संघ का भी नागरिक है और राज्यों का भी नागरिक है, तो वहां पर दोहरी नागरिकता है। वैसी दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है, एक ही नागरिकता है और वो नागरिकता है इंडियन सिटीजनशिप। और सामान्यतः संघीय संविधान जहां होता है वहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है, जिसमें एक संघीय सरकार के द्वारा और दूसरी राज्य सरकार के द्वारा है वो प्रदत्त होती है। लेकिन भारतीय संविधान में एक ही नागरिकता का प्रावधान करने के लिए एक सी शासन व्यवस्था का निरूपण किया गया है, जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को दी गई है। क्योंकि हमारी जो संघीय व्यवस्था है, हमने पहले यह देखा था, भारत की संघीय व्यवस्था अपनी भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप है। हमने हमारी संघीय व्यवस्था में जो प्रावधान शामिल किए गए हैं वही है जो हमारे संघीय, वो क्या कहते हैं, हमारी परिस्थितियों के अनुरूप है। आपातकालीन प्रावधान है, ठीक है, शांतिकाल की स्थिति में तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर आपातकालीन स्थितियां हो गई तो फिर देश की रक्षा और एकता और अखंडता को कायम कैसे रखा जाएगा। इसके प्रावधान के लिए 3 आर्टिकल रखे गए हैं कि जब राष्ट्रीय आपातकाल होगा तो 352 है, और अगर राज्यों में प्रशासनिक ढांचा अगर विफल होता है तो उसके लिए अनुच्छेद 356 है, और अगर वित्तीय आपातकाल की स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद है वो 360 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करता है। तो इन शक्तियों का यही उद्देश्य है कि हमें एक संकट की स्थिति में त्वरित निर्णय लेने के लिए, क्योंकि त्वरित निर्णय लेते हुए भी एकता और अखंडता की रक्षा की जा सकती है, और इसके लिए केंद्र को हमने अधिक शक्तिशाली बनाया है और राष्ट्रपति को ऐसी अधिकार या शक्तियां प्रदान की है। त्रिस्तरीय सरकार है, पहले 2 स्तरीय व्यवस्था थी, केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकार, लेकिन हमारे यहाँ पे 73वां संशोधन किया गया। उसके बाद एक और 74वां संविधान संशोधन किया गया। तो दोनों संशोधनों के द्वारा त्रिस्तरीय सरकार, गांव में पंचायती राज व्यवस्था और शहरों में जो स्थानीय जो नगरीय निकाय का प्रशासन है उसको शुरू किया गया। तो संविधान में एक भाग पंचायती राज व्यवस्था के रूप में 9 जोड़ा गया, अनुसूची 11वीं को जोड़ा गया था, और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा है वो दिया गया था। उसी प्रकार 74वें संविधान संशोधन से 9 क और 12वीं जो अनुसूची है वो जोड़ी गई थी। उसमें भी आप देखो जो भाग जो 9 है उसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ए से 243 ओ तक, और उसके बाद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक, यानी कि यहाँ पर नगरीय और यहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं की है वो स्थापना की गई है। तो ये जो विकासवादी कदम था इसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया और तृणमूल लोकतंत्र, ग्रास रूट डेमोक्रेसी को है वो मजबूत किया गया, और एक तरह से गांव की स्थानीय सरकार, जिसमें गांव के लोगों के द्वारा ही शासन का कार्य किया जाता है, उस धारणा को अपनाया गया। सामाजिक समानता की स्थापना, तो संविधान के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में सभी नागरिकों की समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। और इस संबंध में जो अनुच्छेद है वो 17 ये कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण विधि के अनुसार दंडनीय होगा। उसके बाद आता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो हमने पढ़ा था नीति निर्देशक जो तत्व है जो हमारे संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक,
ठीक है, जिससे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। उसके माध्यम से हमारे यहाँ पे पब्लिक वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है। और ये जो नीति निर्देशक तत्व थे, इनके कार्यान्वित करने के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति के लिए हमने शुरू में क्या किया, हमने एक नियोजन की रणनीति, एक प्लानिंग की पद्धति को अपनाया गया है और भारत में एक समाजवादी जो ढांचे की है वो स्थापना की गई है। तो ये जो हमारे जो सारे जो प्रावधान थे, ये जो हमने सारे जो लक्षण देखे, ये हमारे संविधान की विशेषताओं को प्रकट करते हैं कि कौन कौन से ऐसे जो प्रावधान है, वो प्रावधान हमने बाहर से लिए, लेकिन भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप डालते हुए हमने विश्व का एक जो बेहतरीन जो संविधान है, सर्वश्रेष्ठ जो संविधान है, वो व्यवहारिक संविधान हमने वो तैयार किया है। तो इसलिए दोस्तों, एग्जाम नजदीक है और आप अपना जो समय है, जो अमूल्य जो समय है, कीमती जो समय है, वो अधिकतम है वो पढ़ने में दीजिए। और मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक बार स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि यदि तुम किसी व्यक्ति की संगति मुझे अगर दिखा दो, तो मैं उस व्यक्ति के भविष्य के बारे में बता दूंगा कि उस व्यक्ति का फ्यूचर कैसा होगा, उस व्यक्ति का भविष्य कैसा होगा। कहने का अर्थ है कि अगर आपके आसपास अगर सकारात्मक लोग हैं, आपको प्रेरित करने वाले लोग हैं, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हैं, आपको हमेशा आगे बढ़ने की सलाह देते हैं और वो लोग खुद अच्छे कार्यों में संलग्न है, तो आपकी सफलता है वो निश्चित है। इसलिए हमेशा संगति अच्छे लोगों की कीजिए। उस संगति में आपका भविष्य छुपा हुआ है, आपका पूरा का पूरा फ्यूचर है, वो फ्यूचर आपकी संगति पर डिपेंड करता है। इसलिए अच्छे लोगों की संगति कीजिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, उठिए, उनके जो चाल चलन है उनका आप अनुकरण कीजिए। आपको एक न एक दिन सफलता है वो अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।